जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन हम लेकर आए आप सभी की जो क्वेरीज प्राप्त हो रही डॉक्यूमेंट अपलोड से रिलेटेड, तो उन क्वेरीज को इस सेशन के माध्यम से हमने सॉल्व करने का प्रयास किया। फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। जो भी क्वेरीज उन ग्रुप्स में रखिए हम नेक्स्ट सेशन में जरूर लेने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो भी शिक्षक साथी नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। जैसे कि आप सभी को पता है कि 8 दिसंबर को आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद 9 दिसंबर से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड से रिलेटेड आप सभी काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को हमने इस सेशन के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास किया है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड नहीं करना है, तो ये सारी चीजें इस सेशन के माध्यम से हम क्लियर करने वाले हैं। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। कैसे करना है? डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए आपको एमपीटीआरसी की साइट पर जाकर सबसे पहले आपको कैंडिडेट साइन अप पर जाकर अपनी आईडी क्रिएट करनी होगी एमपीटीआरसी की साइट पर। तो आपको एमपीटीआरसी की साइट पर कैसे कैंडिडेट साइन अप करना है, ये सारी चीजें हम एक सेशन में बता चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी उस वीडियो का हम लिंक डाल देंगे। इसके अलावा आप एंड स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, हम बहुत ही यूनिक सेशन लेकर आते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े होंगे तो आपको पता होगा तो किस प्रकार आपको साइन अप करना है, किस प्रकार आपको एमपीटीआरसी की साइट पर जाकर कैंडिडेट साइन अप करना है, किस प्रकार आईडी क्रिएट करना है, क्या सावधानियां बरतनी, ये सारी चीजें हम प्रीवियस सेशन में कवर कर चुके हैं। तो वहां से आप देख सकते हैं कि आईडी आप कैसे बनाएंगे। इसमें हम देखने वाले हैं एमपीटीआरसी की साइट पर आपकी आईडी क्रिएट हो चुकी है। आप सभी काफी सारे कंफ्यूजन थे कि सर हमें कब से प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना है एमपीटीआरसी की साइट पर। तो आप कभी भी प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 17 नवंबर से। मैंने पहले ही सेशन में आपको बताया था कि 17 नवंबर से कोई भी कैंडिडेट, चाहे गेस्ट हो चाहे नॉन गेस्ट, सभी प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बस गेस्ट के लिए एक रिस्ट्रिक्शन था कि 17 नवंबर से 24 नवंबर तक वो यस और नो कर सकते थे गेस्ट फैकल्टी के लिए। पर नॉन गेस्ट अगर आप हैं तो 17 नवंबर से आप प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कब तक कर सकते हैं? जिस दिन तक आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। किस दिन तक आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है? 16 दिसंबर तक आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, 9 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक। तो आप प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कभी भी कर सकते हैं। बाकी आपको क्या उसमें सावधानी बरतनी है वो हम सारी चीजें एक सेशन में बता चुके, किस प्रकार प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना है वो आप देखिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। तो आप एमपीटीआरसी की साइट पर पहले नंबर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर कैंडिडेट लॉगिन करेंगे और फिर 9 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने वाले हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड की थोड़ी बहुत डेट भी एक्सटेंड होगी, कम से कम 5-10 दिन एक्सटेंड होगी क्योंकि 9 से 16 दिसंबर कम टाइम है। डॉक्यूमेंट अपलोड किस प्रकार करना है वो सारी चीजें हम इस सेशन के माध्यम से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं, सबसे पहला कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना रहेगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी रहेगी। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। इसके अलावा 12th की मार्कशीट प्लस अगर आपने D.Ed किया है तो D.Ed, D.El.Ed किया है तो D.El.Ed, B.El.Ed किया है तो B.El.Ed। तो 10th की मार्कशीट आपकी हो गई किसके लिए? डेट ऑफ बर्थ के लिए, DOB के लिए। उसके अलावा 12th की मार्कशीट प्लस D.Ed, D.El.Ed या फिर B.El.Ed आपने जो किया है। अगर आपने B.Ed किया है तो फिर आपको क्या अपलोड करना होगा? B.Ed होता है ग्रेजुएशन के बाद, तो उसके लिए आपको UG करना होगा यानी ग्रेजुएशन करनी होगी, स्नातक की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। डेट ऑफ बर्थ के लिए यहां भी 10th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी, एक 12th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। वैसे तो 10th या 12th में से एक कोई अपलोड कर दो तो दोनों ही डेट ऑफ बर्थ के लिए हो जाती हैं। अगर आपने B.Ed किया है तो फिर आपको UG ग्रेजुएशन करनी होगी, स्नातक करनी होगी। इसके अलावा D.Ed अगर आपने किया है तो D.Ed किया है तो फिर आपको UG करने की आवश्यकता नहीं। कई कमेंट्स आते हैं कि सर हमने ग्रेजुएशन कर लिया है तो क्या हमें ग्रेजुएशन करना कंपलसरी अपलोड? तो जरूरी नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आपको कंपलसरी हो D.Ed। एक और क्वेश्चन आता है कि सर हमने जो हमारी क्वालिफिकेशन है उसमें हमने PG डाल कर रखा है कि हमने मास्टर डिग्री की है, तो क्या हमें PG अपलोड करनी होगी? बिल्कुल नहीं करनी। जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस होती हैं हमें वो अपलोड करनी होती है। जैसे मानकर चलिए किसी कैंडिडेट ने यहां पर MSc या MA कुछ भी कर लिया है, मास्टर डिग्री कर ली है और आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए 12th प्लस D.El.Ed, तो आपने अगर D.Ed किया है, D.El.Ed किया है, B.El.Ed किया है तो आप 12th प्लस D.Ed अपलोड करें। बाकी आपको ज्यादा अपलोड करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। 12th प्लस D.Ed करिए, चाहे आप मास्टर डिग्री हो, चाहे आप B.Ed हो, चाहे M.Ed हो, कोई आवश्यकता ही नहीं है ऐसी चीजों को करने की। कर सकते हैं, करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप कर देंगे तो उससे भी कोई इशू नहीं, बस ज्यादा डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी करानी पड़ेगी, ज्यादा डॉक्यूमेंट वेरीफाइड कराने पड़ेंगे। तो आई होप आप समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपने D.Ed किया है तो फिर आप ग्रेजुएशन मत करिए, मेरा ऐसा सजेशन है। बाकी आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं। D.Ed के साथ 12th की आवश्यकता। अगर आपने B.Ed किया है, अगर आपने क्या किया है B.Ed, अगर आपने B.Ed किया है तो फिर कंपलसरी है आपको ग्रेजुएशन अपलोड करना, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही B.Ed होता है। तो आई होप कि ये दोनों चीजें आपकी आसानी से क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट है मूल निवासी से संबंधित, मूल निवास से संबंध। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपको मध्य प्रदेश के मूल निवासी का स्थायी निवास का प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना होगा।
कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें, अगर आप किसी आरक्षण का, रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं, SC ST OBC EWS का लाभ ले रहे हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। अगर आप गेस्ट हैं और गेस्ट का लाभ ले रहे हैं तो गेस्ट सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। अगर आप दिव्यांग साथी हैं तो दिव्यांग साथियों के लिए दिव्यांग का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। इसके अलावा अगर आप एक्स सर्विसमैन का लाभ ले रहे हैं, एक्स सर्विसमैन है तो आपको एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। इसके अलावा आपका नेम या सरनेम में कोई चेंजेस आया है तो आपने एक डॉक्यूमेंट बनवाया होगा सक्षम अधिकारी द्वारा, उसको भी अपलोड करना है। तो ये इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो 2 शुरू के ये कंपलसरी हैं। उसके अलावा पहले 2 जो दिखाई दे रहे हैं, 2 में से एक कोई होगा, इनमें से इन दोनों में से एक कोई आप अपलोड करेंगे। एक मतलब कि एक पूरा कंप्लीट सेट अपलोड करेंगे, या तो आप 10th + 12th + DLED करेंगे या फिर 10th 12th UG BEd करेंगे। तो इनमें से कुछ एक कंप्लीट सेट आप अपलोड करने वाले हैं। उसके बाद बचे हुए जो हैं वो ऑप्शनल हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी होंगे तभी तो मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। अगर किसी कास्ट रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं तभी आप रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। अगर आप गेस्ट का लाभ ले रहे हैं तभी गेस्ट का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। दिव्यांग साथी हैं और दिव्यांग का लाभ ले रहे हैं तभी आप दिव्यांग का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। और नेम और सरनेम अगर आपका चेंज हुआ है तभी आप ये अपलोड करेंगे। तो ये सारे ऑप्शनल हैं। अगर इन सारी चीज़ों का आप लाभ ले रहे हैं, तीसरे से लेकर के 8वीं तक अगर आप इन चीज़ों का लाभ ले रहे हैं तभी ये अपलोड करना है, ठीक है। इसके अलावा कौन से अपलोड नहीं करना है तो वो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। आपको आधार कार्ड अपलोड नहीं करना है, आपको PV का रिजल्ट यानी कि PV का स्कोर कार्ड अपलोड नहीं करना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ये सारी चीज़ें इस सेशन के माध्यम से आपकी ज़रूर क्लियर हुई होंगी। इसके अलावा जो MPTRC की साइट पर निर्देशिका में जो चीज़ें डली हुई तो उनको भी हम शॉर्टली समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जन्म तिथि प्रमाणीकरण के लिए, मतलब डेट ऑफ बर्थ वेरीफाइड करने के लिए 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, इसके अलावा UG की मार्कशीट। अगर आपने BEd किया है तो ही मैं फिर आपको सजेशन देना चाहूँगा, अगर आपने BEd किया तो ही UG अपलोड करें। उसके बाद अगर आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, SC ST OBC EWS किसी का भी लाभ ले रहे हैं तो आप फिर उसका सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी हैं तो इसका सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। कुछ कैंडिडेट्स के सॉरी डाउट्स रहते हैं सर जो डिजिटल यानी कि ऑनलाइन बनता है वही आपका वेरीफाइड होगा या फिर जो ऑफलाइन बनते हैं वो वाले भी वेरीफाइड होंगे। तो मैं कई सेशन में बता चुका हूं आप सभी को, चाहे आपने डिजिटली ऑनलाइन बनवाया हो या फिर ऑफलाइन आपका कंप्लीट हो, कोई भी डॉक्यूमेंट आपका कंप्लीट होगा, दोनों ही आपके वेरीफाइड रहेंगे। चाहे ऑफलाइन हो चाहे डिजिटल हो, दोनों ही वेरीफाइड। अब ऑफलाइन की क्या कंडीशन है उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। ऑफलाइन की ये कंडीशन है, अगर आपने ऑफलाइन बनवाया है तो उसके लिए सीधा सा रूल है कि सक्षम अधिकारी द्वारा वेरीफाइड होना जरूरी है। सक्षम अधिकारी द्वारा वेरीफाइड है तभी वो ऑनलाइन मान्य होगा, ठीक, ऑफलाइन मान्य होगा। अगर सक्षम अधिकारी से अगर वो वेरीफाइड नहीं है, सील साइन नहीं है, तो फिर वो वेरीफाइड नहीं होगा। तो आई होप कि आपकी ये सारी चीज़ क्लियर हुई होंगी। अब वेरीफाइड की बात करें, कैसा वेरीफाइड, तो भाई सक्षम अधिकारी से कैसे वेरीफाइड होगा। सक्षम अधिकारी जब आप ऑफलाइन बनवाएंगे तो सक्षम अधिकारी कौन रहेंगे, जैसे कि मानकर चलिए आप मेडिकल दिव्यांग साथी अपना मेडिकल बोर्ड से सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं तो वो जाएंगे जिला मेडिकल बोर्ड यानी डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड पर आप वो जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड पर आप जब जाएंगे तो वहाँ पर सक्षम अधिकारी होंगे वहाँ के डॉक्टर, तो वो सील साइन करके आपको आपका सर्टिफिकेट देंगे। तो जो सक्षम अधिकारी अगर आपको सील साइन करके दे रहे हैं तो आपका सर्टिफिकेट वेरीफाइड है। इसके अलावा ऐसे ही आप कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो आप जहाँ पर तहसील कार्यालय जाएंगे वहाँ से जो भी सक्षम अधिकारी रहते हैं वो सील साइन कर कर देते हैं। तो आजकल तो लोक सेवा के थ्रू भी बनने लगे हैं, तो वहाँ से जो आपका वेरीफाइड होगा सील साइन रहेगा। डिजिटल में तो डिजिटल एक नंबर होता है तो उससे कोई इशू ही नहीं है, डिजिटली नंबर एक जनरेट होता है, उससे तो अपन ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफलाइन का रहता है सक्षम अधिकारी उसको वेरीफाइड करेंगे, सील साइन करेंगे। जैसे कि पुराने जो कास्ट सर्टिफिकेट होते थे पिंक से कलर के होते थे, तो वो सर्टिफिकेट से रिलेटेड भी आपके डाउट्स आते हैं कि सर हमारा 2016 का है 2015 का है, तो कोई भी हो सक्षम अधिकारी द्वारा अगर वो वेरीफाइड है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट, अगर आप गेस्ट सर्टिफिकेट अगर आप गेस्ट का लाभ ले रहे हैं तो आपको गेस्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा, वो सक्षम अधिकारी द्वारा वो भी वेरीफाइड होना चाहिए। अभी तो
गैस सर्टिफिकेट डिजिटली बनने लगे हैं, जिला शिक्षक अधिकारी महोदय द्वारा डिजिटली साइन के थ्रू वेरीफाइड होते हैं। इसके अलावा आप दिव्यांग साथी भूतपूर्व सैनिक है तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। बीएड डीएड अगर आपने किया है तो वो भी आपको उसकी मार्कशीट अपलोड करनी होगी। आयु सीमा में आप लाभ लेना चाहते हैं तो आयु सीमा में वही लाभ लेंगे, रिजर्वेशन कैटेगरी वाले होंगे, गेस्ट होंगे, दिव्यांग होंगे, एक्स सर्विसमैन, तो वो तो ऑलरेडी अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर चुके होंगे तो उनको तो वैसे ही लाभ मिल जाएगा। अगर नेम और सरनेम में कुछ चेंजेस आए तो ये भी सक्षम अधिकारी द्वारा आपका प्रमाणित होगा और ये सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे। इसके अलावा आपको एक और डाउट होगा कि जो डीएड या फिर बीएड या फिर यूजी में कई सेमेस्टर होते हैं, जैसे यूजी की बात करें तो 6 सेमेस्टर, किसी का ईयरली है तो 3 साल का, बीएड की बात करें तो किसी का 4 सेमेस्टर वाला है, किसी का ईयरली है तो 2 मार्कशीट होंगी, किसी का 1 ईयर वाला है तो 1 मार्कशीट होगी। ये बहुत सारे डाउट्स हैं। बीएड में जैसे कि पहले 1 साल का होता था तो 1 ही मार्कशीट मिलती थी, ठीक है ना, और कुछ यूनिवर्सिटी 1 मार्कशीट देती हैं, भले ही उनका 2 साल वाला सर्टिफिकेट रहे या फिर ग्रेजुएशन रहे। जैसे कुछ लोगों की यूजी रहेगी ईयरली वाली तो 3 मार्कशीट होंगी, किसी की सेमेस्टर वाली होगी तो 6 मार्कशीट होंगी। ऐसे ही डीएड में है, किसी के पास 1 मार्कशीट है, किसी के पास 2 मार्कशीट है। बीएड में किसी के पास 1 मार्कशीट है, किसी के पास 4 है, किसी के पास 2 है। तो कितनी मार्कशीट अपलोड करें? जितनी आपके पास होंगी उतनी पूरी मार्कशीट आपको अपलोड करना है। अगर आप पूरी मार्कशीट अपलोड करेंगे तो आप बिल्कुल वेरीफाइड रहेंगे, भले ही आपके पास 1 मार्कशीट हो, क्योंकि उसमें आपकी गलती नहीं, वो आपकी यूनिवर्सिटी या बोर्ड की गलती है, वो कम मार्कशीट दे रहे हैं तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो जितनी भी आपके पास मार्कशीट है आप सारी मार्कशीट अपलोड कर दीजिए, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप सारी मार्कशीट अपलोड कर देंगे, जितनी भी आपके पास 1 रहें, 2 रहें, 3 रहें, 4, 5, इसमें लिखा हुआ है जितने भी आपके सेमेस्टर हैं, अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो इसमें देखिए आप स्पष्ट दिखाई देगा आपको कि सभी सेमेस्टर सभी वर्षों की मार्कशीट, मतलब जितनी भी आपके पास है सभी वर्षों की, 1 वर्ष की 1 बार मिल रही है, 2 वर्ष की भी 1 बार मिल रही तो 1 ही मार्कशीट अपलोड करना है। बीएड पहले 1 साल का होता था, 1 ही मार्कशीट मिलती थी तो 1 ही अपलोड करना। हाँ, जिनके बैक लगे हैं उससे रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन आते हैं कि साहब हमारा बैक लग गया था लास्ट सेमेस्टर में, लास्ट ईयर में, तो हम कौन सी मार्कशीट अपलोड करें? तो जो जिसमें बैक है उसको छोड़ दीजिए, उसको स्किप करिए। जिस बैक का आपने पेपर दिया है, जिसमें बैक लगा है, उससे एक नई मार्कशीट बनी होगी जिसमें आप पास हुए होंगे, तो वो वाली मार्कशीट आपको अपलोड करनी रहेगी। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड से रिलेटेड कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, किस प्रकार करना है, क्या क्या सावधानी बरतनी, ये सारी चीज़ें आपकी आसानी से क्लियर हुई होंगी। फिर भी कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। जो भी क्वायरीज है उन ग्रुप्स में रखिए, नेक्स्ट सेशन में हम जरूर कवर करने का प्रयास करेंगे। आई होप कि ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।